very good afternoon to all of you. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be doing really good. We all know taking good care of our skin is important for more than just your appearance. As the largest organ, our skin becomes the most essential to our overall health. लेकिन कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमारी स्किन हेल्थ पर असर पड़ता है और उसी में से एक है फंगल इन्फेक्शन. Fungal infections are quite common on our skin, nails, many times on our scalp. और उसी पर आज हम बात करेंगे. So let's connect today with our skin expert, Dr. Tarunveer Singh Kumar, who is joining us live from Jalandhar to enlighten us on the topic of fungal infection and precautions. Dr. Tarunveer Singh Kumar did his MBBS from NKP Salve Medical College, Nagpur, and PG from Eras Lucknow Medical College. He has also worked as consultant dermatologist at Kaya Skin Clinic, Jalandhar, and at PIMS Medical College. Currently, he is running his own clinic at Jalandhar Model Town, Dr. Kumar's Aesthetics. ये नाम है उनकी क्लिनिक का. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तरुणवीर सिंह कुमार आपका हमारे इस सेशन में. थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन पे. और जिस तरह की गर्मी इस वक्त है, प्लस प्री मॉनसून शॉवर्स कहीं कहीं आने लग गए हैं, तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है और ये वो समय है जब सबसे ज्यादा केसेस फंगल इन्फेक्शन के सामने आते हैं. ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम फंगल इन्फेक्शन को लेकर बात करें, क्योंकि लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं, रीअकरेंस बहुत हो रहा है, बहुत रेजिस्टेंट भी अब फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये भी देखने में आता है. सबसे पहले डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कौन से बॉडी पार्ट्स है जिनमें सबसे ज्यादा एक तरह से हम कहें कि चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के? फंगल इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन व्हिच वी सी इन द स्किन एंड मेनली होता है जहाँ पे बॉडी फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमारे थाइस के बीच में, अंडर आर्म्स पे, लोअर एब्डोमेन पे, ब्रेस्ट के नीचे. ये कॉमन एरियाज है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होते हैं एंड मेनली होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द डर्ट, स्वेट, इन चीज़ों से. सेकेंडली, आजकल लोगों ने जैसे टाइट क्लोथ्स का फैशन बहुत है, टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, उसकी वजह से और हमारा स्वेट इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से और फंगस ग्रोथ हो जाती है. और ये हमारा कंट्री का वेदर ऐसा है, जैसे जैसे आपने अभी बोला प्री मानसून शुरू हो गए, अभी मानसून आएंगे, जून जुलाई में ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी. That again leads to increase in the fungal cases. So it becomes even more important to talk about fungal infections, and this is probably the right time. Doctor, we always say, especially in medical field, that precaution is always better than cure. और चूंकि हम fungal infection की बात कर रहे हैं, तो क्या precautionary measures हो सकते हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेन ये है अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस. मेक श्योर दैट इस वेदर में यू वेयर कॉटन, लूज क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स नहीं होने चाहिए. सेकंड, यू हैव टू कीप योर एरियाज ड्राई, खास करके वो एरियाज जो आपके बॉडी फोल्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया. सेकेंडली, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें थोड़ा वॉक करते हैं तो थोड़ी शैफिंग हो जाती है, दे जस्ट यूज सम क्रीम्स एंड डोंट विजिट डॉक्टर, जिसकी वजह से वो फंगस थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अगर आपको ऐसा कभी हो, जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट करो. अगर आप ज़्यादा लेट करोगे, फंगस उससे बढ़ेगा. मेन प्रिकॉशंस यही है कि एरिया को ड्राई रखना है और वहाँ पे लूज क्लोथ्स पहनने हैं और प्योर कॉटन के ही पहनने. इस मौसम में सिंथेटिक का कुछ ना पहनिए. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है. और एक और बहुत जरूरी बात जिसका आपने जिक्र किया, उसमें थोड़ी और डिटेल में हम बात करना चाहेंगे, वो ये कि हमारी सोसाइटी में ये बहुत आम है. मान लीजिए किसी और को कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ था, वो कभी डॉक्टर के पास गया था या कभी कोई क्रीम लगाई थी जिसका उसको फायदा मिला, वो हमें भी बता देता है, प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, वी पास ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. या फिर जैसा आपने कहा, ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है वो इतना इजीली एक्सेसिबल, अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में. कुछ भी होता है, स्किन को तो हम बहुत लाइटली लेते हैं. हम केमिस्ट शॉप में चले जाएंगे कि भैया देखो कुछ हो रहा है, कुछ दे दो, और वो जो क्रीम देते हैं जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, उसको हम महीनों महीनों लगाते हैं. और इनिशियली तो हमको लगता है कि वाह, हमारे हाथ में कोई जादू की क्रीम लग गई है, क्योंकि वो जो भी प्रॉब्लम होती है इस केस में, वो फंगल इन्फेक्शन है, वो हमें सबसाइड होता भी दिखता है. या फिर होम रेमेडीज, DIYs, आजकल इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं स्किन को लेकर. तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं. तो कितना हार्मफुल होता है डॉक्टर ये ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, होम रेमेडीज एक्सेट्रा? देखो, जैसे अभी आपने कहा कि ओवर द काउंटर क्रीम्स दे देते हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छी क्रीम हमारे हाथ में लग गई है, थोड़े दिन लगाया, फंगल इन्फेक्शन सबसाइड होगी, देन पेशेंट्स लगाते रहते हैं. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इसमें ये होती है, जो भी OTC क्रीम्स ऐसे मिलती हैं, दे ऑलवेज कंटेन स्टेरॉइड्स. सो स्टेरॉइड्स आप जब भी लगाओगे, आपको इनिशियल रिलीफ तो आ जाएगा, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ ऊपर से फंगस को बिठा रहा है, इट इज नॉट मेकिंग इट गो अवे.
वो धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। वी हैव लॉट ऑफ केसेस जो 2-3 महीने स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं, उसके बाद वो जो छोटा सा एक फंगल इन्फेक्शन होता है वो पूरा डार्क बिग पैच बन जाता है, एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू द डिफरेंट बॉडी एरियाज। तो हमें पहले तो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। ट्रीट दिस एज एनी अदर डिसीज। अगर आप चाहते हो कि आपकी फंगल इन्फेक्शन 2-3 वीक्स में ठीक हो जाए, तो मेक श्योर यू विजिट डॉक्टर एज सुन एज इट स्टार्ट्स। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ही हम ये लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स कुछ ना कुछ क्रीम्स ऐसे लगा के आते हैं, स्टेरॉइड क्रीम्स उन्होंने इतनी ट्राई की होती है, या इनफैक्ट चलो क्रीम्स तो नहीं, स्टेरॉइड टैबलेट्स तक उन्होंने खाई होती है इस इन्फेक्शन के लिए। हम पेशेंट को ठीक कर ही नहीं पाते हैं। जो इन्फेक्शन 2 to 3 वीक्स में ठीक होनी चाहिए थी, आज 3 महीने में भी हम गारंटी नहीं दे सकते पेशेंट को ठीक होगी बिकॉज ऑफ द सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होता जा रहा है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, और इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ये नहीं करना है। हमें सीधे एक डर्मैट के पास, एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाना है, और जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी जल्दी हमारा इलाज हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम जो आजकल फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिल रही है डॉक्टर, वो है कि रेजिस्टेंट हो गया है, या बार बार होना, एक बार जैसे हो गया उसे बार बार होता है फंगल इन्फेक्शन। उसकी क्या वजह है? देखो, मैं रेजिस्टेंस है तो रेकरेंस ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि उसका ये रीज़न होता है, देयर इज़ नो प्रॉपर कोर्स फॉर फंगल इन्फेक्शन। पेशेंट हमारे पास आता है, पहले OTC कुछ यूज़ करके क्रीम्स, जब हमारे पास आता है हम ट्रीटमेंट लिखते हैं, पेशेंट 5-7 डेज के लिए ट्रीटमेंट लेता है, एंड देन उन्हें थोड़ा सा बेटर लगता है, छोड़ देते हैं। फिर थोड़े दिन में इन्फेक्शन वापस आ जाता है, देन दे अगेन डू द सेम थिंग। वो डॉक्टर के पास दोबारा विजिट करने की जगह खुद से 5-7 दिन वही सेम मेडिकेशन कंटिन्यू करते रहते हैं और फिर छोड़ते रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन ऐसे कभी ठीक नहीं हो सकता। यू नीड अ वेरी लॉन्ग कोर्स। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी कंट्री का क्लाइमेट ऐसा है जिस वजह से फंगस की ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है, तो वो भी हमारे थोड़ा नेगेटिव जाता है। इसलिए उसके हमें ट्रीटमेंट कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है, जो पेशेंट्स नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मेडिसिन अफोर्डेबिलिटी का भी इशू आता होगा, बिकॉज फंगस की मेडिसिन एज कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और लंबे चलते हैं। तो कई पेशेंट्स इसका कोर्स उस वजह से पूरा नहीं कर पाते, तो रेकरेंस के बहुत से केसेस हमारे सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, तो रेकरेंस ना हो इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो जैसे ही फंगल इन्फेक्शन हमें समझ में आ रहा है कि कुछ है स्किन पे, भले ही ना समझ में आए उस वक्त कि फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है, हमें क्वालिफाइड डर्मैट को दिखाना है। दूसरी बात, ट्रस्ट योर डॉक्टर, कंप्लीट द ट्रीटमेंट। एक बार अगर आप ट्रीटमेंट ले लेंगे और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसे अपनाते रहेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेकरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेडिसिन जो डोज है वो पूरा नहीं करेंगे, तो बार बार होने के चांसेस बढ़ेंगे, और उससे जो एक्सपेंसेस है वो ऑफ कोर्स ज्यादा ही होंगे और तकलीफ ही रहेगी। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए, मेडिसिन जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसे फॉलो कीजिए और डोज को पूरा कीजिए, और फॉलो अप पे वापस डॉक्टर के पास जरूर जाइए। डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आता है आपके पास, तो क्या सिर्फ फिजिकल इन्वेस्टिगेशन से, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से आप समझ जाते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है, या कोई टेस्ट भी रिकमेंड करना पड़ता है, खास तौर पे वो लोग जो बहुत महीनों तक स्टेरॉइड बेस्ड टॉपिकल एप्लीकेशन लगा कर आते हैं? देखो, जो फंगल इन्फेक्शन है यूजुअली तो क्लिनिकली डायग्नोसिस हो जाती है, हमें उसके लिए टेस्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी हम फंगल ग्रोथ कल्चर का टेस्ट करा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, अगर पेशेंट ने स्टेरॉइड लगाया हो तो वो टेस्ट कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, बिकॉज वो सबसाइड हुआ होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे टेस्ट इतना फायदे का नहीं होता। टेस्ट तभी फायदे का है अगर हमारे पास फ्रेश केस आ रहा है, उस टाइम पे हम अगर उसका टेस्ट करें तो वी कैन सी द फंगस ग्रोथ अंडर द माइक्रोस्कोप्स। बट स्टिल इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, यूजुअली देख कर ही पता लग जाता है, हमें इतना नहीं उसके टेस्ट की जरूरत पड़ती। ओके, एक बार जब पता चल गया, डायग्नोस हो गया फंगल इन्फेक्शन है, तो फिर किस तरह से मेडिकेशन होता है? सिर्फ मेडिकेशन और टॉपिकल एप्लीकेशन होता है, या और भी कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं डॉक्टर? कितना लंबा चलता है ट्रीटमेंट आमतौर पे स्किन फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें? देखो, लंबा कितना चलता है इसका तो हम नहीं बता सकते, बट वी यूजुअली स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद द 2 वीक्स। हम पेशेंट को 2-3 वीक्स की मेडिसिन देते हैं। हमें एंटी फंगल्स भी देने हैं, टॉपिकल भी देना है, ओरल भी, एंड साथ में हमें, क्योंकि फंगस में इचिंग होनी है, तो हमें कोई ना कोई एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन्स भी देने हैं। अगर तो पेशेंट को रात को नींद भी डिस्टर्ब हो रही है तो यूजुअली वी गिव एंटी हिस्टामिन, जिससे थोड़ी नींद भी आए। साथ में हम एंटी फंगल ओरल कैप्सूल्स या टैबलेट्स चलाते हैं और क्रीम्स चलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिवेरिटी है, पेशेंट की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी डोज हम सब कुछ एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, तब भी यही ध्यान रखना है कि आपको जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना है। देयर आर मेडिसिन विच आर टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी, देयर इज मेडिसिन विच इज टोटली सेफ इन लैक्टेशन। हमारे पास सबकी ऑप्शंस हैं।
ऐसा नहीं। हाँ। एक ये बहुत लोगों में मिथ होता है कि प्रेगनेंसी में हम मेडिसिन बिल्कुल नहीं खा सकते। हाँ, अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कुछ मेडिसिन सेफ होती है जो हम दे सकते हैं। अगर फंगस सिवियर हो तो हम माइल्ड मेडिकेशन होती है वो दे देते हैं, एंड इट इज टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। एंड सेम गोज अगर कोई फीडिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, उसको भी हम दे सकते हैं कोई ना कोई टैबलेट्स। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है। डॉक्टर, कई बार ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन होता है और लोग बहुत समय तक उसको छुपाते हैं। दे हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट, टू कम फॉरवर्ड टू अ डॉक्टर एंड सी अ डॉक्टर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों जरूरी है ग्रॉइन एरिया में भी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो? देखो, ग्रोइन एरिया में ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरियाज है जहाँ पे फंगस होता है। बाकी जगह पे कम होता है बिकॉज वो बॉडी फोल्ड्स है, वहाँ पे दो बॉडी की सर्विसेज आपस में चिपकी हुई हैं, तो पसीना सबसे ज्यादा वहीं पे इकट्ठा होगा। अब ये पेशेंट को चाहिए, जस्ट ट्रीट देम एज एनी अदर डिसीज। आपको जैसे होता है, जितना जल्दी ठीक करा लो आप उतना अच्छा है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करोगे उतना बेटर है। अदरवाइज इट विल कीप स्प्रेडिंग, इट विल गो टुवर्ड्स योर लेग, टुवर्ड्स योर स्टमक ऑल्सो, एंड ये बैक पे, आपके हिप्स पे भी आना शुरू हो जाएगा अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, संकोच नहीं करना है, एक डॉक्टर को दिखाना है, क्वालिफाइड डर्मेट को दिखाना है। डॉक्टर, वी वुड आल्सो लाइक टू टॉक अ बिट अबाउट नेल फंगल इन्फेक्शन। कई लोगों में नेल फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। कौन है जो ज्यादा रिस्क पे होते हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के? कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें और कैसे ठीक होता है, कितना वक्त लेता है लगभग? देखो, नेल फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रोन होते हैं जैसे होम मेकर्स होते हैं जो फीमेल्स, बिकॉज उनका हाथ पानी में ज़्यादा देर रहता है, तो उस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। सेकंड, जो शूज़ वगैरह बहुत पूरा पूरा दिन पहनते हैं, जिनका फील्ड जॉब्स हैं कि विदाउट शूज़ वो जा ही नहीं सकते, उन पेशेंट्स में अगेन फंगल इन्फेक्शन नेल्स के बहुत कॉमन होते हैं। द प्रॉब्लम विद नेल फंगल इन्फेक्शन से उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट अगर आपके फिंगर नेल में इन्फेक्शन है, यूजुअली ट्रीटमेंट हैज टू बी टेकन फॉर 6 to 9 months, and for toenails it can go up to 12 to 16 months, and you have to be very regular with the treatment. हाँ, इसका डोजिंग रेजिमेंट डिफरेंट होता है, इट इज नॉट सेम एज द स्किन फंगल इन्फेक्शन, बट इसको टाइम ज़्यादा लगता है ठीक होने में। एंड अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे, ये एक नेल से दूसरे नेल में होना शुरू हो जाएगा, आपका नेल थिक होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो नेल अंदर को भी ग्रो हो सकता है, जिसकी वजह से पेन भी होता है, और उस नेल की ग्रोथ भी सीधे प्रॉपर नहीं होती। बिल्कुल। तो नेल फंगल इन्फेक्शन अगर है तो भी जल्द से जल्द हमें एक डर्मेट से संपर्क करना है और ट्रीटमेंट लेना है। नेल फंगल इन्फेक्शन की बात हम कर रहे हैं डॉक्टर, तो हम इसके अलावा जो एक और बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन, उस पर भी बात करना चाहेंगे। वो कैसे होता है और किस तरह से इलाज संभव है? देखो, स्कैल्प का जो फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, जिसे हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। कॉमनली बच्चों में दिखता है, एडल्ट्स में बहुत कम दिखता है। एडल्ट्स में सिबोरिया की तरह एज अ डैंड्रफ दिख जाता है, उसमें भी फंगल ग्रोथ होती है, बट उसे हम फंगल इन्फेक्शन कैटेगरी में नहीं लेकर आते। बच्चों में स्कैल्प पे जो रहता है, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स टाइप बनने शुरू हो जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उनमें फंगस की ग्रोथ स्कैल्प पे इजीली हो जाती है। एडल्ट्स में फंगल स्कैल्प इन्फेक्शन बहुत ही रेयर होता है। ओके। अच्छा, कई बार होता है और ये हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है, हमें लगता है सर पे ढेर सारा ऑयल लगा के रख दो तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और खास तौर पे कुछ भी एज अ लेमन, भले ही हमें ना पता हो कि वो फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और, हमें अगर थोड़ा सा भी लगे कि ड्राई स्किन है या डैंड्रफ है तो हम तेल को ही उसका इलाज मानते हैं। इस केस में अगर सर पे इस तरह से तेल लगाए तो क्या वो वाकई में काम करता है या उसका कुछ उल्टा असर पड़ता है डॉक्टर? डैंड्रफ में तो उसका बिल्कुल उल्टा असर पड़ता है, बिकॉज डैंड्रफ मेनली होता है आपकी एक्सेस सीबम सिक्रीशंस के कारण। तो जब आप ऑयल लगाते हो वहाँ पे सीबम सिक्रीशंस और बढ़ जाती हैं, आपको उस टाइम पे तो फ्लेकीनेस में आराम आएगा, बट बाद में और वो बढ़ जाएगा। तो डैंड्रफ में तो हम पेशेंट्स को हेयर ऑयल बिल्कुल लगाने को मना करते हैं। बहुत लोगों में ये मिथ होती है कि हेयर ऑयल लगाने से आपकी ग्रोथ हेयर की अच्छी होगी, नहीं तो उसके बिना हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। ये बिल्कुल एक मिथ है। ऑयल कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू योर स्कैल्प। हाँ, ऑयल तब अच्छा है अगर आपने हेड मसाज करना है, चंपी करना है, उस टाइम पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपको रिलैक्सेशन फील कराता है। बट अगर हम हेयर ग्रोथ पे देखें तो हेयर ग्रोथ पे उसका कोई रोल नहीं होता। राइट। और अगर हम इलाज की बात करें स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन की, तो लगभग कितना समय लेता है डॉक्टर? मैम, अगर तो वो सिर्फ डैंड्रफ है तब तो हम उसे 2-3 वीक्स में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ शैम्पूज वी कैन कीप इट अंडर कंट्रोल। अगर वो टीनिया कैपिटिस है तो अगेन इट कैन टेक इजीली 1 or 2 months टू गो अवे। बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टर ये भी कहा जाता है बहुत कंटेजियस है, एक से दूसरे को हो सकता है। मान लीजिए फैमिली में एक मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, बाकी के मेंबर्स ऐसा क्या करें कि उनको ना स्प्रेड हो?
देखो, सबसे पहले तो पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं ट्रीट कराओगे तो आप एक साथ रहते हो, आपको हो ही जाएगा। अगर बाय चांस आपने कोई टॉवल शेयर किया या कोई भी क्लोथ शेयर किए, तब भी आपको स्प्रेड होने का चांस है। हम तो रेकमेंड करते हैं कि कपड़े भी अलग धोने चाहिए। अगर किसी एक को फंगल इन्फेक्शन है, उसके कपड़े दूसरों के साथ मिक्स करके नहीं धोने चाहिए। इवन स्लीपिंग ऑन द सेम शीट्स, अगर आपके फंगल इन्फेक्शन एक्सपोज्ड एरियाज पे है, तब भी वो हो सकता है। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तनिष्का राजौरिया हमारी एक व्यूअर है, उनका सवाल है, स्वेटी क्लोथ्स कैन आल्सो लीड टू फंगल इन्फेक्शंस? बिल्कुल, जब आप जैसे आप वर्कआउट करते हो तो जो आपका स्वेट इकट्ठा रहता है, या अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हो इतनी गर्मी में, बिकॉज ऑफ ह्यूमिड वेदर आपका स्वेट रहता है, जितना वो स्वेट वहाँ पे रहेगा उतना इजी फंगस ग्रोथ हो जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल, कई बार होता है डॉक्टर, और अब तो जैसा हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि बारिश होने वाली है, मानसून सब जगह आने वाला है, कपड़े नहीं सूखते हैं ठीक से, बहुत डैम्प रहते हैं, और सूरज बहुत दिनों तक नहीं निकलता, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, तो वो जो डैम्प कपड़े हैं उनको पहनने से भी क्या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं? हाँ जी, अगेन डैम्प क्लोथ्स पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। इनफैक्ट हम पेशेंट्स को बोलते हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है, एक तो टाइट क्लोथ्स मत पहनो, और इनफैक्ट जब आपने क्लोथ्स धोने के बाद पहनने हैं, चाहे धूप भी, चाहे कम अगर धूप निकली है, तो मेक श्योर यू आयरन देम फर्स्ट बिफोर वेयरिंग इवन योर अंडरगारमेंट्स, बिकॉज वो सबसे पहले बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और वो थोड़े टाइट भी होते हैं। अगर आपके अंडरगारमेंट्स भी डैम्प रहेंगे तब भी आपको फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो वी एडवाइस पेशेंट्स कि आप उनको थोड़ा आयरन कर लें, सो दैट पूरा मॉइस्चर निकल जाए, फिर आप उन्हें पहनें। बिल्कुल, तो आयरनिंग इज आल्सो वेरी गुड और हेल्पफुल टूल, और अपने कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स को भी प्रॉपर्ली आयरन करके पहने, तो इससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डॉक्टर, लगातार हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। देसू देसाई है, उनका सवाल है, कौन से सीजन में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है? अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ्स होता है जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है, फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। आफ्टर सितंबर अक्टूबर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण हमने बात की डॉक्टर, वो थी टो नेल्स को या फुट फंगल इन्फेक्शन को लेकर, और वाकई में ये एक बड़ी समस्या है फॉर्मल एनवायरनमेंट्स में, या जो लोग फील्ड जॉब्स में है, उनको घंटों घंटों तक, 10 से 12 घंटे तक फॉर्मल शूज सॉक्स में रहना पड़ता है, और ऐसे में वहां इन्फेक्शन होने के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं डॉक्टर? देखो, उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर तो यही होता है, अगर डॉक्टर से लिखवा सकें कि शूज़ नहीं पहनने, बिकॉज उन्हें शूज़ अवॉइड करना ही पड़ेगा। एंड जो फीमेल्स किचन में जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, या जो कोई भी किचन में काम कर रहे हैं जिनका हाथ पानी में ज़्यादा है, सिलिकॉन बेस्ड जो किचन ग्लव्स आते हैं वो पहन के काम करो। उससे अगेन अंदर पानी नहीं जाएगा, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। टीना भार्गव है, पूछ रही हैं, क्या सनलाइट से मदद मिलती है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में? नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर आप इस वेदर में सन में बैठोगे, गर्मी से पसीना ही आएगा, उससे तो और बढ़ जाएगा। तो सनलाइट से फंगल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि फंगल इन्फेक्शन अपने आप चला जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा बिना डॉक्टरी ट्रीटमेंट के? देखो, डिपेंड करता है। अगर तो आपका एक बिल्कुल छोटा सा पैच है और वो एक्सपोज पार्ट पे है, तब चांसेस होते हैं, बट अगर वो बॉडी फोल्ड में है तब वो नहीं जाएगा। वैसे तो 99.9% नहीं जाएगा बिना ट्रीटमेंट लिए। एटलीस्ट टॉपिकल ट्रीटमेंट तो शुरू कर देना चाहिए। अगर आप वेट करते रहो कि मैं बिना ट्रीटमेंट लिए चले जाए या होम रेमेडीज लेके ट्राई करके चले जाए, उससे तो इसके बढ़ने के चांसेस होंगे, और तब तक इतना बढ़ जाता है कि जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने पहले बताया 2-3 वीक्स चलना था, 3-3 मंथ्स चलता है। बिल्कुल, तो इसलिए कई लोग जो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अपने आप चला जाएगा, वो बैठे ना रहे, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दे। बहुत छोटा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर भी सजेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो फैल गया तो काफी समय लग जाएगा उसे ठीक होने में। डॉक्टर, मान लीजिए एक बॉडी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, क्या चांसेस हैं कि उससे हमारे ही दूसरे बॉडी पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन फैले, जिस तरह से हम कहते हैं कि कंटेजियस है? हाँ जी, बिल्कुल। फंगल इन्फेक्शन कम्युनिकेबल है। जब पेशेंट्स को होता है एक बॉडी पार्ट पे, इट कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। बहुत बार होता है थाइस से स्टार्ट होकर आर्म्स में आ जाता है, लेग्स में या चेस्ट पे, अगर अलग अलग पार्ट्स पे हो जाते हैं, तो बहुत कॉमन है। राइट। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके साथ क्या स्विमिंग, जिम जाना, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो, आइडियली आई एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप इट फॉर फ्यू वीक्स। एक बार फंगल कंट्रोल में आ जाए फिर आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर आप स्विमिंग जा रहे हो, यू आर पुटिंग अदर पीपल एट रिस्क ऑल्सो।
अगर आप जिमिंग बंद नहीं कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग बंद नहीं होगी, आपके फंगल इन्फेक्शन ठीक होने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कई बार होता है जो लोग बहुत प्रोन है, या मान लीजिए कोमॉर्बिडिटीज है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, या इस तरह की इम्यून जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत नहीं है, तो क्या उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के डॉक्टर? बिल्कुल, जैसे आपने डायबिटीज की बात की, जो डायबिटिक्स पेशेंट्स होते हैं उनका फंगल इन्फेक्शन बहुत फास्ट स्प्रेड करता है एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स। एंड सेकेंडली, उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है ठीक होने में, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है कि वो उतने अच्छे से नहीं फाइट कर पाते। तो ऐसे में उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, फंगल इन्फेक्शन ना दे हो। शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। डायबिटिक्स को तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फंगल इन्फेक्शन के लिए, इनफैक्ट कोई भी इन्फेक्शन के लिए। बिल्कुल, डायबिटीज में जैसे हम जानते हैं कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और उसे हील होने में बहुत समय लग जाता है, तो बिल्कुल सतर्क रहिए। कोई भी इन्फेक्शन हो, आज चूंकि हम फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो या आपको न भी समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, प्लीज एक क्वालिफाइड डॉक्टर को, और स्किन से रिलेटेड है या स्कैल्प से रिलेटेड है तो एक क्वालिफाइड डर्मैट को जरूर दिखाइए। डॉक्टर, एज अ लेमन हम जानना चाहेंगे कि फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है, या उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, यूजुअली फंगल इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है राउंड शेप्ड होता है एंड रेडनेस होती है उसके अंदर। सेंट्रल पार्ट्स उसके क्लियर होते हैं, उसकी एक्टिविटी हमेशा कॉर्नर्स पे ज़्यादा होती है। पेशेंट कंप्लेन करता है इचिंग भी, इचिंग होती है मेनली उसमें, एंड यूजुअली वो बॉडी फोल्ड्स में ज़्यादा कॉमनली होता है एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू अदर एरियाज आल्सो। ओके। एक हमारी व्यूअर है रिया साथी, उनका सवाल है, कैन फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम पेट्स टू ह्यूमंस? थियोरेटिकली यस, बट बहुत रेयर होता है बिकॉज फंगल इन्फेक्शन पेट्स का डिफरेंट होता है। सेम ऑर्गेनिज्म डजंट कॉज सेम इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। ओके डॉक्टर, कई बार होता है जो लोग बहुत ज्यादा प्रोन है फंगल इन्फेक्शन के, या बार बार हो रहा है, वो कई बार इन बातों से डरते हैं कि मान लो मैं जिम गया और वहां पर ऑलरेडी कोई फंगल इन्फेक्शन वाला था जिसने बार्स पकड़े होंगे या डंबल्स उठाए होंगे, चेयर्स पे बैठा होगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के समय भी उनको बड़ा डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी टच करूं और फंगल इन्फेक्शन हो जाए, और वो लोग बहुत ज्यादा एक तरह से फिनिकी हो जाते हैं कि कहीं हमें फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। तो क्या इस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है? नहीं, ऐसे नहीं फैलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने डंबल्स यूज किया, उसके बाद दूसरा बंदा यूज कर रहा है, तो डंबल्स टच करने से या ट्रेडमिल सेम यूज करने से फंगल इन्फेक्शन नहीं फैलने लगा। नहीं फैलता जी। पूजा शर्मा हमारे साथ हैं, क्या इचिंग हमेशा साइन होता है फंगल इन्फेक्शन का? हाँ, यूजुअली फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स इचिंग के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और काफी ज्यादा लोग कई बार इच करके करते हैं वहां पे, और इसलिए ये और जरूरी हो जाता है कि हम एक डॉक्टर को, एक क्वालिफाइड डर्मैट को दिखाएं। बहुत ज्यादा इचिंग हो रही हो, भले ही वो किसी और वजह से क्यों ना हो रही हो, बट इचिंग है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर, जब फंगस में यूजुअली इचिंग होता ही है, एंड कॉमनली जैसे मैंने बताया ना, बॉडी फोल्ड्स में होता है, तो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील होता है पेशेंट्स को, बिकॉज ग्रोइन एरिया में इचिंग हो रहा हो, एंड इट इज यूजुअली थ्रू आउट द पेशेंट फील्स एम्बैरेस्ड आल्सो इच करने के लिए। बिल्कुल, तो इसलिए अगर फंगल इन्फेक्शन है, वो कहीं का भी हो, बहुत इच हो रहा है, तो प्लीज बिल्कुल हेजिटेट ना करें, किसी भी बॉडी पार्ट में हो, जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाए, ये बहुत जरूरी है। हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि इज इट सेफ टू टेक एंटी फंगल्स फॉर लॉन्ग टर्म? सेफ होते हैं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, बट स्टिल वी वुड लाइक टू रन ब्लड पैनल्स एवरी मंथ, जस्ट चेक करने के लिए इज योर बॉडी एबल टू कोप अप विद इट और नॉट। अदरवाइज कोई इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और अगर हमें कुछ भी वैल्यूज में ब्लड के आपके डिफरेंस लगे तो वी कैन जस्ट स्टॉप इट, एंड सब रिवर्सिबल होता है। हाँ, अनलेस पेशेंट हैज सम लिवर डिसीजेस, सीरियस लिवर डिसऑर्डर्स और सीरियस किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर के पेशेंट्स हैं, उन केस में हम अवॉइड करना चाहेंगे या थोड़े सेफ देना चाहेंगे। अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इसमें कोई इशू नहीं होता एंटी फंगस देने में फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, ऐसे भी जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक हिस्ट्री जरूर लेते हैं कि हमें कोई और दिक्कत तो नहीं है, किडनी लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस वक्त बिल्कुल साफ तौर पे जो भी दिक्कतें रही हैं, पहले आपने जो भी ट्रीटमेंट कराए हैं उनके बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं, एंड ऑलवेज कीप योर डॉक्टर इन द लूप। अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, प्लीज टू टॉक टू योर डॉक्टर, डोंट सेल्फ मेडिकेट अगेन। डॉक्टर, क्योंकि इस वक्त हम लोग हमारे सेशन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं,
तो आप हमें बताना चाहेंगे एक बार फिर से, क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शुरू में हमने उस पर डिस्कस भी किया, लेकिन कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बाद में जुड़े हमारे साथ, तो एक बार फिर उनके लिए आप दोहराना चाहेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स फंगल इन्फेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना? देखो, मेन प्रिवेंटिव मेजर तो आपके क्लोथ्स हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहने। सेकंड, टाइट क्लोथ्स ना पहने। आपके क्लोथ्स जितने टाइट होंगे उतने फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होंगे। थर्ड, डैम्प या वेट नहीं होने चाहिए क्लोथ्स, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता फंगल इन्फेक्शन का। हमारा कंट्री का क्लाइमेट ऐसा है जिस वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें। फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न ही इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन है, बिकॉज स्टेरॉइड क्रीम्स इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारे टीवी पे एड्स भी स्टेरॉइड क्रीम्स की इतनी कॉमनली आती हैं कि पेशेंट उससे कन्विंस होकर दे बाय दोज क्रीम्स एंड वो लगाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो इन्फेक्शन और बढ़ जाती है। तो जस्ट यही आपको मेन ध्यान रखना है क्लोथिंग का। इट शुड बी मिनिमल और शुड बी लूज। एंड सेकेंड, आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, आपको प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है जब स्टार्ट हो। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट्स की डॉक्टर बात कर रहे हैं वाकई में वो एक लोगों की जुबान पे उनके नाम होते हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन रूरल एरियाज हो, शहरों में भी खासतौर पे जो छोटे शहर है अभी भी बहुत चलन है इन दवाइयों का, और लोगों को लगता है ये एक रामबाण इलाज है, वो अपने घरों में रखते हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत होती है फट से लगा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि लॉन्गर टर्म में वो कितना नुकसान अपना कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो वो उसके जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके पास जाना चाहिए, और इस केस में आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिफोर वी सम अप, डॉक्टर तरुणवीर सिंह, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? यही क्या, स्किन को बाकी ऑर्गन्स की तरह ट्रीट करो। अगर स्किन पे कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ विजिट योर नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, उसे जल्दी से ठीक कराओ। आजकल इंस्टाग्राम हर जगह पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, बट दे डोंट नो द बेसिक क्रक्स ऑफ इट, बेसिक साइंस की वो चीज़ कैसे काम कर रही है। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आपके फ्रेंड के लिए अच्छा हो वो आपके लिए भी अच्छा होगा। अपनी स्किन को अपने डॉक्टर से पूछ के उसके अकॉर्डिंग ट्रीट कराओ। एंड कोई भी चीज़ बिना कुछ सोचे समझे या कि बिना ऐसे ही कुछ उठा के कुछ लगाना मत शुरू कर दो। इससे ज़्यादा नुकसान ही होता है, बहुत रेयरली आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, तो अपना ध्यान रखिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, एंड डोंट फॉल फॉर थिंग्स, यू नो, डोंट फॉल फॉर मार्केट गिमिक, डोंट फॉल फॉर DIYs ऑन वेरियस सोशल मीडिया ट्रेंडिंग थिंग्स, डोंट फॉल फॉर इट। आपकी स्किन, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, और अगर कोई दिक्कत है तो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सालों पढ़ाई की है सिर्फ उसी विषय पर, तो प्लीज उनके पास जाइए, सही ट्रीटमेंट लीजिए, ट्रस्ट योर डॉक्टर. It's really important. Thank you so very much, Dr. Tarunveer Singh Kumar. It was wonderful talking to you. Thank you for making this whole subject the whole session so informative and so easy for us to understand. एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. Welcome. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page all about skin well-being. हम YouTube, Twitter और Instagram पर भी available है. Thank you and have a great day ahead. Goodbye.